Good morning, all of you, and once again, welcome to our 7th class video lecture. Today, I am going to take history subject, unit number 1, lesson 1, history, where, when, and how. Term used to describe the Indian subcontinent. ये बता रहे हैं इसमें कि कौन कौन से शब्द यूज कर रहे हैं, वर्ड्स यूज कर रहे हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बताने के लिए. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग द प्रेजेंट 6 countries of Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, Bhutan and Bangladesh was in the past known as भारतवर्ष और हिंदुस्तान. ये कह रहे हैं 6 कंट्रीज जो जिनके नेम्स यहाँ बता रखे हैं इनको भारतवर्ष कहा जाता था. इट हैड वेल डिफाइंड बॉर्डर, इनकी एक डिफाइंड बॉर्डर थी इनकी. द पुराणास डिफाइन द टर्म्स भारतवर्ष एज द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन, द इंडियन ओशियन, and south of the snow mountain Himalayas, marked by the several chain of mountains which Mahadev, Malaya, Sakya, Sukhumati, Raksha, mountain of Gondwana, Vindhya and Pariyatra, western Vindhyas up to the Aravallis, where dwelt the descendant of the Bharatas, with the Kritas living to the east and Yavanas Greek to the west, and its own population consisting of the Brahmanas, Kshatriya, Vaishyas and Shudras, the Hindus. इसमें बता रखा है कि इनकी एक निश्चित सीमा थी. पुराणाज में इन्हें कहा गया है कि ये नॉर्थ में थे, ओशियन के, इंडियन ओशियन नाम दिया हुआ है. हमने इसको देखेंगे मैप में. साउथ ऑफ द स्नो माउंटेन यानी हिमालयस के नीचे साउथ में है ये. मार्क बाय द सेवरल चेन ऑफ माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन है यहाँ पर, नाम बता रखा है उनके. महादेव, मलाया, सख्या, सुकीमत, रक्षा, माउंटेन ऑफ गोडवाना, विंध्या, पैरियात्रा, वेस्टर्न विंध्याज अप टू द अरावलीज, ये सारे माउंटेन्स के नेम है. वी आर डॉल्ट द डिसेंडेंट ऑफ द भरताज विद द Kritas living to the east, the Yavanas Greek to the west, and its own population consisting of Brahmanas. ये सब जातियों के नाम हैं और इसमें फिर बता रखा है कि ब्राह्मणाज हैं और क्षत्रिय हैं, वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, जो कि हिंदूज में आपको पहले भी आपने पढ़ा है. हिस्ट्री गेव द नेम ऑफ आर्यादेश एंड ब्रह्मशास्त्र टू द इंडिया. आर्यवत्र was another ancient name given at the time of Patanjali to the northern part of India, lying between the Himalayas and Pariyatra or the western Vindhyas. हिस्ट्री में और भी नाम दिए गए हैं, जैसे आर्य देश बताया क्योंकि आर्यंस यहाँ पर आए थे. ब्रह्म शास्त्र यानी ब्राह्मण्स भी थे यहाँ पर इंडिया में. आर्यवत्र ये भी नाम दिया हुआ है, पतंजलि के टाइम में दे रखा है इनको. तो इन सब के नाम दे रखे हैं यहाँ पर. हिमालयज और पेरित्रास वेस्टर्न विंध्यास के बीच में. It were the Archimedes Persian who first applied the name India to the region watered by the Sindhu. Archimedes Persians लोग थे, इन्होंने पहले नाम दिया था इंडिया, जिसका मतलब था कि सिंधु वाटर के लोग रहने वाले. जैंड अवस्था ये बुक है पारसीस की, उसमें भी इन्होंने सप्त सिंधु नाम दिया है इंडिया को. मनुस्मृति में लिखा है द लैंड बिटवीन द रिवर सरस्वती एंड दृष्टवती वॉज कॉल्ड ब्रह्मवर्त. उन्होंने वो जमीन के बारे में बताया जो कि रिवर्स के बीच में है, सरस्वती और दृष्टवती के बीच में, जिसको ब्रह्मवर्त बताया गया है. बियॉन्ड इट द लैंड ऑफ द 5 रिवर अप टू द मथुरा रीजन वॉज कॉल्ड ब्रह्मशी देशा. यहाँ पर बताया कि इसके अलावा इन्होंने 5 रिवर्स का नाम दिया हुआ है मथुरा के पास में, उसे ब्रह्मशी देशा नाम दिया हुआ है. द लैंड बिटवीन विनशा वेयर द सरस्वती रिवर डिसअपियर्ड एंड प्रयाग विंध्या वॉज कॉल्ड मध्य देशा. एंड फाइनली द लैंड बाउंडेड बाय द माउंटेन ऑफ रेवा नर्मदा, द ईस्टर्न सी, वेस्टर्न सी इन आर्य देशा.
तो ये नाम बता रहे हैं रिवर्स के बीच में कौन कौन से हमारे कंट्रीज के बारे में, which refers to the region of 7 rivers of the Saraswati or 5 streams of Saraswati together with the Ganga and Yamuna. The Greek, it seems, borrowed the term Sindhu or Indus from the Persian. तो यहाँ पर रिवर्स के 7 रिवर्स के बारे नाम दिया रहा है सरस्वती, 5 स्ट्रीम्स सरस्वती की, जिस विद द गंगा एंड यमुना, जिसमें गंगा यमुना भी हैं. ग्रीक लोगों ने नाम दिया था सिंधु और इंडस. पर्शियन लोगों ने, इन द पर्शियन टेक्स्ट मेहर, यश्ट and Yashna, we actually find the word Hindu in place of Hafta Hindu, indicating the extension of the name of the land beyond the territory of the Indus. ये सारे names हैं अलग अलग. The Greek history Hafta Hindu, indicating the extension of the name to the land beyond the territory of Indus. Indus river के बीच की जमीनों के बारे में ये बता रखा है. The Greek historian Herodotus used the term Indus to the satrapy of the Persian Empire, but later on this word was used for the whole country both by the Greek and Roman writers. Greek historian Herodotus ने इंडोस को यूज किया है वर्ड, जिसको सत्रपति पर्शियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था. बाद में ये पूरे कंट्री के लिए नाम जाना, इसको यूज करने लग गए और ग्रीक और रोमन एम्पायर दोनों इसको यूज करने लगे. When Buddhism was introduced into China, the Chinese used the term Qianshu for India. बुद्धिज्म जब चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था तो चाइनीज लोगों ने चांशू नाम इंडिया के लिए दिया था. आफ्टर ह्यान शांग विजिट अनदर टर्म यिन टू केम टू बी यूज इन इंडिया. जब ह्यान शांग यहाँ पर आए तो उन्होंने वर्ड यूज किया यिन टू. अभी तक ये बता रहे हैं कि इंडिया के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं, किस किस लोगों ने इसको यूज किया है. Yintu in Chinese means moon. Yintu का मतलब होता है moon. Thus it has been rightly said Hindus in Persian, Indos in Greek, Hudu in Hebrew, Indus in Latin, Yanshu in Chinese are all corrupt form of Hindus. तो ये सारे जो नाम है ये सब कह रहे हैं सिंधुस के ही नाम है. The descendant of Bharata came to be known as Indians or Hindus. जो भारत के अंदर आए थे उनको नाम दिया गया है इंडियंस और हिंदूज. विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत के थ्रू मुस्लिम रूल यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, जिसको हम कहते हैं 1206 टू 1526 AD मानते हैं हम, ये समय मानते हैं. डिफरेंट टर्म्स वर यूज टू डिस्क्राइब आवर कंट्री. अलग अलग टर्म्स यूज किए गए उन्होंने अपनी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. टुडे द टर्म हिंदुस्तान इज यूज फॉर इंडियंस, इंडिया, the modern native state, but in the beginning of the Sultanate period it means only a small region. आज तो ये हिंदुस्तान पूरे कंट्री के लिए माना जाता है, स्टेट के रूप में, लेकिन ये पहले सिर्फ एक छोटे से रीजन के रूप में जाना जाता था. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मिनहाज आई सिराज, a Persian chronicler of the 13th century, used this term for the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. मीनहाज आए सिराज ने, जो पर्शियन क्रॉनिकलर्स थे 13th सेंचुरी में, ये वर्ड यूज करते थे पंजाब हरियाणा और के बीच के लोगों के मतलब एरिया के लिए और गंगा यमुना के एरिया के लिए. ही यूज दिस टर्म फॉर दोज एरियाज विच वर पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये वर्ड उन एरियाज के लिए यूज करते थे जो कि दिल्ली सल्तनत के पार्ट थे. द एरिया डिनोटेड बाय दिस टर्म हिंदुस्तान एक्सटेंड विद द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बट इट नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया. ये जो वर्ड है हिंदुस्तान, ये इसका एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत तक जहां तक था वहां तक यूज करते थे, लेकिन साउथ इंडिया के लिए नहीं करते थे. Thus in the medieval period the terms Hindustan did not carry the same political and national meaning as we attach to it today. इसलिए इसका नेशनल लेवल पे इसका मीनिंग नहीं रखते थे पॉलिटिकल लेवल पे, जो कि आज है हमारा. मैप देखिए, मैप में जो हमने कंट्रीज के नेम पढ़े थे वो सारे कंट्रीज इसमें आ रहे हैं. तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना. Thus from time to time different names were used for the Indian subcontinent by the various people, namely Persian, Greek, Roman and Chinese. तो ये अलग अलग लोगों ने इस इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के नाम को अलग अलग नाम दिया है अपने अपने वर्ड्स में. Time frame of the medieval period of Indian history. Generally speaking, the history of every country in the world is divided into three major
पीरियड्स। ज़्यादातर हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। In India, the medieval period is considered to be the time between period the 8th century AD and the 18th century। medieval period को हम 8th century से 18th century के बीच में मानते हैं। ये क्वेश्चन होगा आपका पक्का। roughly between 700 to 1750, ये नाम दिया हुआ है, ईयर बता रखा है 700 to 1750। there are solid reason for fixing the medieval period between these countries। इसी ईयर को क्यों माना गया है, इसी टाइम पीरियड को क्यों माना गया है? The 8th century in India is definitely a century of change। ये जो बता रहे हैं कि ये जो 8th century है ये चेंजेस का टाइम है। When everywhere, whether in the political, social or economic fields, are great many changes were taking place। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फील्ड में और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। Similarly, the breakup of the Mughals empire and coming of the British in power in the about the middle of the 18th century has generally been taken as the end of the medieval period। ये कह रहे हैं कि मुगल्स के जो शासन था वो खत्म हुआ था और ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, तो ये एकदम से एक चेंज था मिडिवल पीरियड का। चेंज कैसे हो रहा है? दिस मिडिवल पीरियड इज समटाइम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसलिए मिडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 8th to the beginning of the 13th century regarded as the early medieval period, while the period from the 13th century। तो ये कह रहे हैं कि 18th century के बिगिनिंग में से लेकर के 13th century के सेंचुरी तक, और अर्ली मिडिवल पीरियड while the period from the 13th century onward to 18th century, और 13th century से 18th century के बीच में। सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द लेटर मिडिवल पीरियड, इसे लेटर मिडिवल पीरियड कहते हैं। ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मिडिवल पीरियड 8th to 18th century, we find certain historical trend which differentiate it from the ancient period। तो कुछ हम सर्टेन रीजंस हैं जिसके कारण से हम 8th से 18th सेंचुरी के अंदर इसको एंशियंट पीरियड भी कह सकते हैं। ये मैप देखिए, इसमें सिल्क रूट के बारे में बता रखा है रेड लाइन से। इंडियन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, इंडिया कॉन्टैक्ट वर्ल्ड से कैसे था इसमें मैप में देख सकते हैं आप, ब्लू लाइन से बता रखा है। अबाउट दिस पीरियड सफिशिएंट हिस्टोरिकल materials is available as compared to the ancient period। there is no vagueness about the chronology। ये कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में हमें सफिशिएंट जो हमें एविडेंस मिले हैं उसे हम क्रोनोलॉजिकली इनको डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट वी स्पीक नाउ पर्टिकुलरली हिंदी एंड उर्दू डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये कह रहे हैं जो लैंग्वेज आज हम बोलते हैं वो पर्टिकुलरली जैसे हिंदी और उर्दू ये इसी पीरियड में डेवलप हुए थे। द ड्रेसेस वी वेयर एंड द फूड वी ईट वेयर क्लियर इम्पैक्ट ऑफ दिस पीरियड। जो आज हम ड्रेस पहन रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं उसका भी इसी पीरियड में इम्पैक्ट था, उसका असर था। मैनी ऑफ आवर सोशल कस्टम्स ट्रेडिशन एंड बिलीफ हैव देयर ओरिजिन इन द मिडिवल पीरियड। बहुत सारे हमारे कस्टम्स ट्रेडिशन और बिलीफ जो हैं इसी पीरियड में हमने अडोप्ट किए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रू इंडियन कल्चर डेवलप विद द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चरल ट्रेड्स। व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्टिल अ कॉमन हेरिटेज। इसी पीरियड के बीच में हमने हिंदूज और मुस्लिम्स कल्चर्स को अडॉप्ट किया था, फ्यूजन हुआ था, दोनों मिक्स हुए थे और उसके बहुत सारी चीज़ें हम आज भी करते हैं। तो ये हमारा हेरिटेज है। The Bhakti and the Sufi saint brought about a better understanding of the fundamental principle of Hinduism and Muslim Islam, which resulted in a great spirit of mutual harmony and tolerance। भक्ति और सूफी सेंट इसी टाइम में ये मूवमेंट्स हुए थे और इसमें हिंदूज के प्रिंसिपल्स और इस्लाम के प्रिंसिपल्स का रिजल्ट ये हुआ कि आपस में बहुत सारा भाईचारा और सहन शक्ति बढ़ी थी लोगों के अंदर। The institution of well-maintained currently led to the economic and development of the country। There was a marked improvement in the cultivations and great expansion in trade and commerce। तो इस समय जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, करेंसी में जो चेंजेस आए थे उसके वजह से इकोनॉमी में बहुत चेंजेस आए थे और डेवलपमेंट हुआ था। और ये कह रहे हैं कि इसी टाइम में बहुत सारे सिविलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ था और इसका इफेक्ट पड़ा था हमारे ट्रेड और कॉमर्स के अंदर।
Attracted by the economic prosperity of India, many European countries tried to establish direct trade relation with India. इसी समय जो हमारी एकदम से जो इकोनॉमी बढ़ी थी और हम अमीर हो रहे थे, तो यूरोपियन कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड रिलेशंस करना चाहती थी. However, the position of women in the society wasn't. लेकिन फिर भी जो पोजीशन थी वुमेन्स की वो अच्छी नहीं थी. They were to adhere to the पर्दा सिस्टम which greatly restricted their freedom. वो लोग पर्दा सिस्टम में बंद थे और उनको बहुत सारे नियमों में बंधे रहना पड़ता था, तो उनकी आज़ादी भी कंट्रोल में थी. अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रेट मैनी चेंजेस इन द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलीजन्स फील्ड. जो चेंजेस आए हमारे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलीजन के बारे में. ड्यूरिंग द थाउजेंड्स ऑफ ईयर of Indians history between 700 to 1750 AD, we find a lot many changes in the social political religious field and which have posed great challenge even to historians. ये कह रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसमें और इन्होंने हिस्टोरियंस को चैलेंज किया है. वी शैल रीड अबाउट दिस चेंजेस इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर. और इन चेंजेस के बारे में हम आगे कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओनली इट इज suffice to say that this period saw the rise of new social political groups. और ये आपको दिखेंगे इसमें बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बड़े थे. The main caste were divided into many subcaste और जातीज. इस समय जो मेन कास्ट है वो बहुत सारी जातीज में बटी हुई थी. मेकिंग देयर ओन रूल्स ऑफ कंडक्ट और उनके अपने अपने नियम थे. मिंगलिंग ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम कल्चर लेड द फाउंडेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट. आपस में जब हिंदूज और मुस्लिम कल्चर आपस में मिक्स हुए थे तो इन्होंने नया फाउंडेशन किया भक्ति मूवमेंट का. मैनी ग्रुप ऑफ पीपल लाइक द राजपूत्स, द मराठा, सिख, द जाट, अहीर एंड कायस्थास एक्सेट्रा ट्राई टू बिकम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट. बहुत सारी जो जातियों के नाम बताए यहाँ पर, राजपूत, मराठा, सिख, इन लोगों ने अपने को पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट साबित किया और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जो कि आज भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. दिस पीरियड also show a lot of progress in the economic field as well as a result of gradual clearance of forest there was a great extension of agriculture. तो ये बता रहे हैं इस पीरियड में इकोनॉमिक फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारे फॉरेस्ट को काट करके एग्रीकल्चर बढ़ाया है. द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी लाइक द पर्शियन व्हील इज इरिगेशन एंड द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग ब्रॉट इन इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी. यहाँ पर एक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बता रहे हैं जिसमें पर्शियन व्हील का यूज करके हम इरिगेशन करते थे, सिंचाई करते थे. स्पिनिंग व्हील का यूज करके हम वीविंग करते थे, जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी हमारी. द अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड बेवरेज इन इंडिया लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी along with new ideas by people who came to this land from outside. यहाँ बता रहे हैं इसके अलावा फूड के रूप में, बेवरेज के रूप में भी बहुत सारी चीजें आई हैं हमारे यहाँ पर, जैसे आलू है, कॉर्न है, मक्का है, चिली यानी मिर्ची है, टी, चाय, कॉफी, ये सब आए हमारे यहाँ पर. इससे कल्चर फैला है. Many great empire flourished during this period like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs, the Mughal, etc., about whom we shall become familiar in the coming chapter. यहाँ पर बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में बता रखा है. चोलास, खिलजीज, तुगलक, इनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है? एज ऑलरेडी मेंशन वी हैव एट आवर डिस्पोजल number of historical sources which help us to lot in drawing a clear picture in this period. They can roughly be divided into two main types, archaeological and literary sources. ये कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, अगर आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. इनका मीनिंग क्या होता है नीचे देखते हैं हम. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. इन द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वी इंक्लूड एंशिएंट मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस एंड न्यूमिस्टिक और कॉइन्स. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में कह रहे हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स. एंशिएंट मॉन्यूमेंट का मतलब होता है किले, महल, ये सब जो बनाए हैं हमने. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है इन्होंने पत्थरों पर अपनी बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है. न्यूमेरिस्टिक का मतलब होता है कॉइन्स, यानी इनके कोई सील, सिंबल्स ऐसे कुछ हमें मिले हैं, उनसे हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. एंशिएंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग टेम्पल, खजुराहो, भुवनेश्वर, कोणार्क, माउंट आबू एक्सेट्रा, मॉस्क्यूज, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सब नाम दिए हुए हैं. इनको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और आपने जीके में जरूर देखा है कि कहाँ पर हैं. इंस्क्रिप्शंस, वेदर on stone or plate of copper provide important information about different aspect of the early medieval period. ये कह रहे हैं कि या तो पत्थरों पर या कॉपर की प्लेट पर important information छापी जाती है early medieval period में. They have been found in large number scattered over a large number of villages and especially in
टेम्पल्स। ये कह रहे हैं बहुत बहुत जगह में ये सब मिली हैं, जैसे गाँवों में मिली हैं और स्पेशली कहाँ पर मिली हैं, टेम्पल्स में। दे प्रोवाइड अस ऑथेंटिक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द रूलर्स, द म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ डिफरेंट रूलर्स, अबाउट द स्पेसिमेन ऑफ द आर्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ये कह रहे हैं कि इनके इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये लोग कौन कौन से इवेंट हुए हैं। जैसे आज भी हम कोई महल देखते हैं या हम हॉस्पिटल देखते हैं तो हम उसकी डेट उसमें प्रिंट करते हैं कि किस दिन किस व्यक्ति ने इस हॉस्पिटल का या कोई भी महल का या रास्ते का इनॉग्रेशन किया था। तो ये भी लोग भी वैसे ही करते थे। उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में भी पता चलता है, उनकी स्टोरीज के बारे में पता चलता है, उनका रिलेशंस क्या था दूसरे राजाओं के साथ में, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। ये सब हमें समझने में मदद मिलती है। समटाइम्स द प्लेस फ्रॉम वेयर दीज इंस्क्रिप्शंस हैव बीन found provide speculations about the extent of the empire of certain rulers। ये कह रहे हैं कुछ कभी कभी हमें इनके बारे में इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये उनकी जगहों के बारे में पता चलता है कि इन्होंने किस तरह से अपने आप के एम्पायर को सर्टेन रूलर्स से कैसे आगे बढ़ाया। यहाँ पर कॉइन्स के बारे में बताया गया है। कॉइन्स फाउंड इन एविडेंस थ्रू लाइट ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज। सम कॉइन्स गिव us information about certain important historical events. Undoubtedly, some information can be gained from them about the economic condition of the country at that particular time। तो यहाँ बता रहे हैं कॉइन्स में हम देखते हैं आज भी हमें दिखता है कि वहाँ पर उसमें कोई डेट लिखा रहता है, कोई राजा का फोटो होता है या प्राइम मिनिस्टर का फोटो होता है या कोई सिंबल होता है, तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उस समय भी जो कॉइन्स थे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको कुछ फोटो बताता हूँ। ये कुछ फोटो है कॉइन्स की जिसमें देखिए देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्वीन के नाम है, विक्टोरिया क्वीन, ऐसे मतलब आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में है या मुगल पीरियड में है। तो इससे हमें काफ़ी जानकारी मिली। नेक्स्ट है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल, डॉक्यूमेंट्स, ईटीसी, यानी लिखे हुए चीज़ें। इससे पहले हमने वो चीज़ें पढ़ी थी जिस समय हमारा कोई राइटिंग स्किल बढ़ा नहीं था, हमने भाषा नहीं सीखी थी। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में, ये हमें कुछ रिटर्न में हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। About the early medieval period 8 to the beginning of the 13th century, we have derived important information from the writing found on palm leaves, birch bark and skin, etc. About the later medieval period 13th to 18th century, many books written on paper have been found. Some of these are autobiographies or memories, Babur memoirs and Jahangir memoirs, which tell us many important things about different rulers in the first person. Certain other books are chronicles of different authors about the life and the activities of rulers and dynasties। तो ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमें 8 से 13 सेंचुरी के बीच में हमें कुछ लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, जैसे पत्तों पर ना, छालों पर, स्किन पर। उसके बाद में हमें राजाओं की बायोग्राफीज मिली हैं जिन्होंने अपने बारे में लिखा है, तो उससे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है उनके डायनेसिटीज़ के बारे में। Certain document pertaining the mutual treaties among the different rulers or the grants of a land to the nobles are important source of historical knowledge. They are many religious books which enlighten us on the religious condition, thoughts and views prevailing in those days। तो यहाँ पर कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें जैसे कोई राजा ने आपस में संधि करी है या किसी को ज़मीन दी है, तो उससे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर रिलीजियस चीज़ें भी मिली हैं जिससे हमें उनके धर्म के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके व्यूज़ के, उनके विचारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, इसमें ये बताया गया कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स घूमते थे वो अपने बारे में लिखते थे, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। ओवर एंड अबव द लिटरेरी वर्क बाय इंडिजिनियस राइटर, there are certain accounts by foreign traveler who also they generally give a true picture of the event as they had nothing to fear of the local rulers। तो उन्होंने उनके बारे में लिखा है, पिक्चर्स में बनाई हैं, तो ये लगता है कि वो उनको कोई डर नहीं था। पेंटिंग्स, समटाइम लिटरेरी वर्क हैव एन एडेड attraction. Those which are illustrated with the beautiful painting are doubly useful. In addition to giving general information, they throw light on। यहाँ ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हम लिखी हुई हैं लेकिन कुछ चीज़ें अगर पिक्चर के साथ में आती हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। डू यू नो देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज इन द मिडिवल पीरियड। ये कह रहे हैं कि उस मिडिवल पीरियड में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। सो स्क्राइबर्स यूज टू कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। वहाँ पर बता रहे हैं स्क्राइबर्स अपने हाथों से लिखते थे सब चीज़ें। सच थिंग्स वॉज नो डाउट हिंड्रेंस इन द वे ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेरी
परसुएट इन द मिडिवल पीरियड। तो ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से जो कोई डाउट नहीं था कि जो भी चीज़ें हैं एजुकेशन वो इसी तरह से लिटरेसी तरीकों से लोगों के पास पहुंचती थी। द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट स्पेशली द आर्ट ऑफ द पेंटिंग ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, ये डेवलपमेंट मिडिवल पीरियड में हुआ था। अब म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स वर एडवर्स टू म्यूजिक, द मुगल रूलर्स patronized it. Babur himself could write songs and set them to tunes. Humayun had set aside Mondays and Wednesdays for listening to music. तो यहाँ बता रहे हैं कि बाबर ने अपने आप कुछ बहुत सारे गाने लिखे हैं, मुगल पीरियड के बारे में बता रहे हैं ये लोग। हुमायूं ने भी मंडे और वेनसडे डिसाइड कर रखा था गाना सुनने के लिए। अकबर पैट्रोनाइज मैनी म्यूजिशियंस, अकबर ने भी बहुत सारे म्यूजिशियंस को अपने अंडर में काम कराया था, जिसमें तानसेन भी बहुत फेमस है। Among them there was a none who could be compared with Tansen. उसमें से तानसेन का नाम बहुत हम जानते हैं। It is said that he had a magic in his music and could make the cloud burst into rain. ये कहावत है कि वो गाना गाते थे जब बारिश भी कर सकते थे। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, हिंदुस्तानी स्टाइल का म्यूजिक इसी पीरियड में काफी पनपा था। अकबर सक्सेसर टू एक्सेप्ट औरंगजेब वर पैट्रन, अकबर सक्सेस टू एक्सेप्ट औरंगजेब वर पैट्रन ऑफ म्यूजिक। अकबर के बाद में जो राजा थे केवल औरंगजेब को छोड़ करके सबने म्यूजिक को काफी सराहा है। दस म्यूजिक इज ऑल्सो समटाइम्स अ गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, इससे हम कह सकते हैं कि म्यूजिक भी एक अच्छा सोर्स है हिस्ट्री जानने के लिए। इट पॉइंट आउट द फ्यूजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम कल्चर, ये बताता है कि हिंदू और मुस्लिम कल्चर कैसे आपस में मिक्स हुए थे। ये मैप है 800 से 1200 रीजन पावर्स का, जिसमें अभी हमने पढ़ा था चोलास है ना, पांड्या ये सब राजा है। ये मैप है अरब एम्पायर का जो यहाँ से फैला है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, बाय।